नमस्ते बच्चों, आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। क्या आप जानते हैं कार्बनिक रसायन क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट कौन हो, कार्बन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। इसके बारे में आप थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें, फिर उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले क्या हुआ था। बहुत सारे रसायन थे तो उनको क्या किया गया, पहले वर्गीकृत करने की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो 1675 में निकोलस लेमरी नाम के वैज्ञानिक थे, निकोलस लेमरी। तो उन्होंने जब देखा कि इतने सारे रसायन हो गए हैं, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ बन चुके थे, तो अगर हमें उसे मतलब सिस्टमेटिक जमा दें तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो रसायन थे उनको 3 वर्गों में बांटा। एक तो खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ पहला हो गया। दूसरा उन्होंने बांटा क्या, वानस्पतिक पदार्थ, वानस्पतिक पदार्थ। और तीसरा उन्होंने बांटा जंतुजनित पदार्थ, जंतुजनित पदार्थ। तो इस तरह से क्या था, क्या अलग अलग टाइप के जो पदार्थ थे, रसायन थे, उनको 3 वर्गों में डिवाइड कर लिया गया। ओके, किसने किया, निकोलस लेमरी ने 1675 में, जिससे कि सिस्टमेटिक कौन सा रसायन किसका बना हुआ है वो समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने 3 वर्गों में बांट लिया। अब खनिज पदार्थ क्या होते हैं, जो हमें भूमि से, खदानों से प्राप्त होते हैं, वो खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ये सभी क्या है, ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से या खदानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो खनिज पदार्थों को उन्होंने अलग रख दिया। ओके, वानस्पतिक पदार्थ यानी पेड़ पौधों से जो पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनको वानस्पतिक पदार्थ के अंतर्गत रख लिया। जंतुजनित पदार्थ ऐसे रसायन जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे यूरिक अम्ल वगैरह ऐसे पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों को उन्होंने जंतुजनित पदार्थ के अंतर्गत रखा। ओके, इस तरह से उन्होंने क्या किया, 3 वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आया 1780 में वर्ग में नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्होंने पहले नोटिस किया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सभी चीजें हमको हम में भी देखने को मिलेंगी, जीव जंतुओं में भी देखने को मिलेंगी और पेड़ पौधों में। तो बहुत से ऐसे रसायन थे जो कि ऐसे बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ थे जो कि दोनों में पाए जाते थे, पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में भी। फिर उसको किस तरह से वर्गीकृत किया जाए, तो उस समस्या को दूर करने के लिए वर्गमेन ने 2 भागों में बांटा। ठीक है, पहला था खनिज पदार्थ, और इन दोनों को एक ही में कर दिया उन्होंने, खनिज पदार्थ, और दूसरा उन्होंने कर दिया वानस्पतिक तथा जंतुजनित पदार्थ। ओके, जंतुजनित पदार्थ, इस तरह से 2 भागों में बांट दिया। ओके, ये तो उन्होंने बांट दिया। ठीक है, खनिज पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें खदानों से, इसलिए इनको हम अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, आप जब ये कौन से पदार्थ कहलाएंगे, अकार्बनिक, और इनका अध्ययन करना अकार्बनिक रसायन होता है। ठीक है, आपके भी ये टॉपिक आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर से या खदानों से, वो चीजें खनिज पदार्थ बताती हैं, और उनके बारे में अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, जिसे इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन जब मैं कराऊंगी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन पदार्थों के बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक, क्योंकि हमारा चैप्टर ही कार्बनिक रसायन। तो वनस्पति और जंतुजनित पदार्थ जो होते हैं वो ही कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ओके, ये क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ओके, और इनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जो तत्व होते हैं उनका ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, 1808 में वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक है, किसने, वर्जीलियस, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कार्बनिक रसायन नाम दिया। ये जो वनस्पति और जंतुजनित पदार्थ जो भी हमें प्राप्त हो रहे थे, उनका एक पर्टिकुलर नाम पहले नहीं था, लेकिन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये पूरी हिस्ट्री है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए अब वर्गीकरण देख लिया हमने कि कार्बनिक रसायन किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, किसने नाम दिया, पूरी हिस्ट्री देख ली। अब जाने कार्बनिक रसायन क्या होता है। ठीक है, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन को का किसका अध्ययन करें। देखिए कार्बनिक रसायन है तो इसमें मेनली जो होता है वो कार्बन होता है। ओके, तो वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है कार्बन। ओके, इंपॉर्टेंट कौन है, कार्बन। चलिए अब हम उस कार्बन की भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के बारे में देखते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन की विशिष्ट प्रवृत्तियां बताइए, तो ये मैंने उनकी हेडिंग लिख दी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। सबसे पहले हम बात करते हैं चतुसंयोजकता की। तो आपको ये पता होना चाहिए जो कार्बन है, अभी हम सिर्फ उसकी विशिष्टताएं देख रहे हैं। तो चतुसंयोजकता, तो जो कार्बन होता है ना हमेशा 4 बंधनों से ही जुड़ा होता है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कैसे, कार्बन का परमाणु क्रमांक आप बता सकते हैं क्या होता है, 6। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p हो गए 6, 2 2 4 और 2 6। पहले का ये जो पहला कक्ष है उसे तो छोड़ दो क्योंकि वो तो पूरा भरा हुआ है। ये है दूसरा कक्ष, ये पूरा भरा हुआ है क्या, नहीं। तो हमको इसको लेना है, तो इसमें कितने हैं, 2 और 2 4। अब हम बात करें इसकी, S में 1 होता है तो इसमें 2 हो गए, मतलब ये एक कक्ष होता है यहाँ पर है ना, S में ऐसे ही रहता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। P की बात करें, P में कितने होते हैं, 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा रहे, 2, तो पहले हमने 2 भर दिए कुंडी के नियम से। ओके, अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप को अर्धपूर्ण करने का प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ उठकर आ जाए तो ये भी आधा भर जाएगा, ये भी आधा भर जाएगा। ओके, ये इधर चला जाएगा तो ये 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, और 2 का आधा कितना होता है, 1। तो सभी क्या हो जाएंगे, आधे आधे, और आधे आधे क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये वाली चीज उठ के यहाँ पर आ गई। अब हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पे अगर हम देखें अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 2 3 4 की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर 4 चीजें आकर जुड़ जाती हैं तो क्या होगा, कक्षक पूर्ण हो जाएगा। ओके, इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4, यानी वो 4 बंध बनाकर रहता है। 4 बंध क्योंकि 4 जगह से जुड़ जाएगा। ओके, आगे ये चीज क्लियर हो गई। तो जो कार्बन होता है ना उसमें क्या होती है, चतुसंयोजकता होती है, यानी 4 बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ओके, तो पहला आपको विशिष्टता समझ में आ गई, कार्बन की क्या होती है, 4 बंध बनाने की प्रवृत्ति। दूसरा, कार्बन में होता है श्रृंखलन का गुण। ठीक है, आप अगर बात करें कार्बनिक रसायन की, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलाएं बना सकता है ना। तो कार्बनिक रसायन अगर हम बात करें तो हर साल 7500 यानी 7500 नए कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ के आड़े टेढ़े कैसे भी जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। अकार्बनिक में ऐसा नहीं होता, कार्बनिक में इस तरह का होता है कि कार्बन में श्रृंखला इधर से इधर से इधर से कैसे भी वो जुड़कर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर देते हैं। इसलिए जो कार्बन होता है ना उसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। ओके, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, श्रृंखलन में शाखा बनाना, सीधे भी जुड़ जाएंगे, आड़े टेढ़े जैसे जुड़ना है वो श्रृंखला बना बना के एक नए पदार्थ को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में, चतुसंयोजकता पाई जाती है, मींस 4 बिंदु से जुड़े रहते हैं कार्बन। तीसरा हमारा है प्रबल बंध। तीसरा पॉइंट आता है प्रबल बंध। तो आप जानते हैं कार्बन जो होता है ना उनका आकार बहुत छोटा होता है। कार्बन का आकार कैसा होता है, कार्बन का आकार छोटा, ठीक है, और छोटा आकार होने के कारण है ना इनमें अतिव्यापन अधिक होता है। ठीक है, अतिव्यापन की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक। अतिव्यापन अधिक मीन्स आपस में ये प्रबलता से जुड़ जाते हैं, अधिक होती है। ठीक है, एक दूसरे से प्रबलता से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक प्रबल बंध का निर्माण करते हैं। तो कार्बन जो होता है उसका आकार छोटा होता है और छोटा आकार होने के कारण वो क्या होते हैं, आसानी से किसी से भी प्रबलता से जुड़ जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है, प्रबल बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो
तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, ये प्रबल बंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, छोटा। चौथा कैरेक्टर है द्विबंध और त्रिबंध बना लेते हैं। द्विबंध व त्रिबंध, आपने कार्बन देखे होंगे तो कार्बन में आप अगर CH4 लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मेथेन, ठीक है, एक कार्बन, ये मेथेन है, ठीक है। और अगर मैं 2 कार्बन लूं तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन। देखिए हर कार्बन 4 बंधों से जुड़ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5वां बंध नहीं होगा। तो ये जो बन गया 2 कार्बन हो गए तो क्या बन गया, एथेन। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि द्विबंध और त्रिबंध कैसे बने। ओके, अगर ये जो मैंने एथेन लिया है ना, एथेन में अगर मैं ये 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ओके, ये 2 हाइड्रोजन हटा दूं, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H बचेंगे, 2H, ओके, डबल बॉन्ड 2H, क्योंकि एक हाइड्रोजन उधर का चला गया, एक इधर का, तो दोनों जगह 2 2H बचे हैं, तो 2H लेंगे। तो ये अब एथेन नहीं रहा, कार्बन भले ही 2 हो लेकिन द्विबंध आ गया है, इसलिए वो क्या हो गया, एथीन। ओके, ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो क्या हो, अगर हम एक एक हाइड्रोजन और हटा दें, इधर का भी और इधर का भी, तो अब कितने हाइड्रोजन बचे, एक एक। कार्बन तो 4 से ही जुड़ा रहता है, तो अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम देखें तो कार्बन कार्बन एक एक हाइड्रोजन बचा है, तो 2 बंदी हो रहे हैं, तो हमको तो करना है, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ आ गया डबल, फिर इसका नाम अब एथीन नहीं रहेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एथाइन, आइन आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी में कार्बन अगर हम देखें तो 2 2 ही है, लेकिन बंध भी आप देख लेना, गौर से देखिए आप, तो सभी में कार्बन जो है 4 बंधों से ही जुड़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं। पहले में 6 थे, फिर 4 हो गए, फिर 2 हो गए, ठीक है, तो उनके नाम भी चेंज हो गए। तो इस तरह से हम देखें ना, तो कार्बन जो होते हैं उनमें द्विबंध बनाने की और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। सिंगल बॉन्ड तो बन ही रहा है, डबल और ट्रिपल भी बना लेते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है समवायता। क्या होती है समवायता? समवायता वो होती है, रासायनिक सूत्र तो समान हो परंतु संरचना भिन्न हो, ठीक है, उसे हम समवायता कहते हैं, समवायता। चलिए इसे देखें हम, समवायता, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, रासायनिक सूत्र तो समान, रासायनिक सूत्र समान हो, डेफिनेशन रटिएगा मत, रासायनिक सूत्र समान परंतु संरचना क्या हो, भिन्न हो, संरचना भिन्न, तो उसे हम समवायता कहते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू देखें हम ले लेते हैं C2H5Cl, C2, ये ले लेते हैं हम C3, ठीक है, ओके, ये ले लिया मैंने, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, तो इसको नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ओके, तो इसका नाम क्या है, क्लोरो, और 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। C3 है, इसमें अगर हम देखें फॉर्मूला, C3 हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, H7Cl, ये इसका फॉर्मूला। ओके, तो ये तो मैंने खोल के लिख दिया है। अब मैं इसी को किस तरह से और लिख सकती हूँ, अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए आप, संरचना चेंज हो गई। कार्बन अगर आप गिनेंगे ना, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन आप गिनिए कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और क्लोरीन क्या है, 1। तो वही चीज है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है और Cl 1 है, इसमें भी और इसमें भी। बट इसका नाम आप देखें तो ये पहले कार्बन पे था तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरे कार्बन पे चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन,
ठीक है, तो अगर आप देखें गौर से तो संरचना भिन्न हो रही है कि नहीं? रासायनिक सूत्र तो समान है, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, नाम भी चेंज हो गया। रासायनिक सूत्र मींस कार्बन भी 3 है इसमें भी और इसमें भी, हाइड्रोजन साथ है इसमें भी और इसमें भी, क्लोरीन इसमें भी समान इसमें भी समान है, एक है। लेकिन संरचना देखें तो ये संरचना अलग, ये संरचना अलग, इसका नाम अलग, इसका नाम अलग। ओके, तो ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक सूत्र तो समान हो, ये सूत्र दोनों का ही ये है, इसका लिखेंगे तो भी ये लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो भी ये लिखेंगे, परंतु उसकी संरचना भिन्न, संरचना आपको दिख ही नहीं है अलग अलग, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समवेतता। और ये गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन। ओके, तो आई होप आपको ये सारे पांचों गुण समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब हम अगला टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।